जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम रिव्यूज किया, फिर हमने उसके बाद कट ऑफ का डिस्कशन किया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके पास अब कंसेप्ट वाइज वीडियोज आएंगे बेटा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही, बस आप शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाइए बेटा, ज्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, मेरे 1000 पहुंचाइए। मैं बार बार आपसे इतना ही निवेदन है, बाकी अपने एंड पे कमी मैं नहीं रहने दूंगा। तो आज मैं एकदम आपके साथ एक अच्छा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। उस कंसेप्ट को सीखेंगे, चैप्टर लेके आओ, चैप्टर का बेस छोटे छोटे कंसेप्ट टुकड़ों में बांट दूंगा मैं, और इस तरीके से अपन सीखेंगे, आप फिर बोलोगे सर वाकई में मतलब पढ़ने का मजा आ जाएगा, आप है ना। बस देखते रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो टॉपिक है बेटा लिमिट्स, है ना, सीमा जिसे हिंदी में कहते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि भाई इससे रिलेटेड सवाल हर पेपर में इस बार आया था। खैर इस बार जो आया था वो तो बहुत ही इजी सवाल आ रहा था, बट हमें करना जरूरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है इससे रिलेटेड। तो लिमिट, सीमा, सीमा के बारे में सीखेंगे भाई, है ना। सीमा, हर की अपनी सीमाएं होती हैं, एक अपनी सीमा भी होती है और एक अपनी सीमाएं भी होती है ना, डिपेंड करता है ना। खैर, तो लिमिट्स के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। लिमिट्स, तो कोई भी पॉइंट पर लिमिट सबसे पहले कब एग्जिस्टेंस में आती है, लिमिट की जरूरत क्या पड़ती है, उन सब बातों के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिमिट को चेक करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को ध्यान से आप लोग। और मैंने किसी चीज का ग्राफ बनाया, इस तरीके से कोई ग्राफ जा रहा है, मान लो ऐसा कोई भी ग्राफ जा रहा है, और मुझे इसके टू पर चेक करना है, कोई टू पॉइंट है जिस पर मुझे चेक करना है कि लिमिट, पहली बात करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। भाई लिमिट पढ़ रहे तो लिमिट के बारे में, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट का अस्तित्व कब आएगा, है ना, कब करेगी लिमिट एग्जिस्ट, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो लिमिट में अगर मुझे टू पर चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो मुझे उसके लिए इसके लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा और इसके राइट में चेक करना पड़ेगा। किन किन पॉइंट्स पर होता है वो बात बाद में करेंगे, पहले बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है। तो टू के जस्ट लेफ्ट में चेक करेंगे तो उस पॉइंट को बोला जाएगा टू माइनस एच, और टू के राइट में जो चेक करेंगे उस पॉइंट को बोला जाएगा टू प्लस एच, टू प्लस एच, टू प्लस एच। ये h क्या है, एक h एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, एक h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जो ऑलमोस्ट जीरो है, पूरी तरीके से जीरो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है। जैसे मान लो h की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लो 0.000000000 और लास्ट में कहीं जाके मान लिया, ऐसी एक क्वांटिटी जो छोटी सी। तो ताकि वो दो के जैसे ही लेफ्ट में आया तो वो दो से थोड़ा सा कम हो गया, और दो से जैसे राइट में आया तो दो प्लस एच हो गया, है ना। अब दो, तो बात समझ एच एक छोटी सी क्वांटिटी जो कि ऑलमोस्ट जीरो बट पूरी तरीके से जीरो नहीं है। तो दो में से एच घटाया, तो एच पर जब मैं हमने यहां पर चेक करूं मैं लिमिट, और यहां पर चेक करूं तो यहां पर दो माइनस एच पर कोई मान आएगा, उस मान का नाम एफ ऑफ दो माइनस एच हो जाएगा। टू प्लस एच पे भी कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू की वैल्यू भी बेटा एफ ऑफ टू प्लस एच हो जाएगी। यहां पर जो वैल्यू आई और यहां पर जो वैल्यू आई, अगर वो दोनों जगह बराबर आ रही है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर टू माइनस एच पे टू प्लस एच पे अगर वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तब तो बेटा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सर एफ ऑफ टू का क्या, एफ ऑफ टू का कोई मतलब नहीं, एफ ऑफ टू पर एग्जिस्ट, एफ ऑफ टू पर मान इसके बराबर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। एफ ऑफ टू माइनस एच पे जो मान आना चाहिए वही मान अगर एफ ऑफ टू प्लस एच पे आता है तो उसके लिमिट का अस्तित्व है, उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात मुद्दे वाली बात। सर एफ ऑफ टू अगर बराबर आ गया तो भी ठीक है, नहीं आ गया तो भी ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। उस टू के लेफ्ट में, उस टू के राइट में हमें लिमिट को चेक करना है। सर टू पर फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ तो परिभाषित, कोई दिक्कत नहीं है, टू पर मान लो कुछ और वैल्यू, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका एलएचएल और आरएचएल क्या आना चाहिए। हाँ अब नाम आ गया, तो गुरुजी टू माइनस एच, टू के लेफ्ट में, टू के बाईं ओर, तो बाईं ओर करते तो इसीलिए बोलते हैं इसको एलएचएल बेटा, और ये टू के राइट हैंड देखें तो इसको बोलते हैं आरएचएल, राइट हैंड लिमिट, ये कहलाती है एलएचएल और आरएचएल। तो जब एलएचएल और आरएचएल बराबर हो गई बेटा आपकी, तो यही कंडीशन है लिमिट की, किसके, एग्जिस्टेंस की, लिमिट के किसके, एग्जिस्टेंस की। पहले अस्तित्व कब होगा लिमिट के ये समझ लो पहले, है ना, ये तब लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा आपका, हाँ या ना। पहले मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। जिस पॉइंट पर लिमिट चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट में और उसके राइट में अगर उस उन पॉइंट्स पर वैल्यू लिमिट की बराबर आ रही है तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं है। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, ठीक है बेटा। अगर ये बात समझ में आई तो सर ये बात तो समझ में आई, तो इसका मतलब एक नॉर्मल लिमिट का फॉर्मेट बनाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, इस पर मुझे देखना है कि लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा
LHL जब भी लिखा जाएगा तो LHL लिखा जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, x किसकी तरफ जाएगा, a माइनस एच। ए पर चेक कर रहे हैं ना, तो a माइनस एच, ए कोई पॉइंट मैंने 2 ले लिया तो a माइनस एच, ऐसे ही तो a माइनस एच। और जिसमें h किसकी तरफ जाएगा बेटा, h जाएगा 0 की तरफ, h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो इस वैल्यू को कैसे लिखोगे, f ऑफ a माइनस एच, और लिमिट h किसकी तरफ जा रहा है हमेशा, 0 की तरफ, क्योंकि h एकदम छोटी सी क्वांटिटी है आपकी। बिल्कुल, ये क्या कहलाएगी बेटा आपकी, ये कहलाएगी आपकी LHL कहलाएगी। बिल्कुल सर। ऐसे ही एक बार सर राइट में चेक करेंगे तो f ऑफ क्या लिख देंगे सर, a प्लस एच लिख देंगे, हाँ सर लिख देंगे। और लिमिट ये भी किसकी तरफ जा रही है बेटा, 0 की तरफ जा रही है। और इसे क्या कहेंगे आप, अपना RHL कहेंगे सर, बिल्कुल कहेंगे RHL, है ना। और अगर ये LHL और ये RHL बराबर आ जाती है मेरे मित्रों, तो इसका मतलब लिमिट का अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं है। f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a प्लस एच अगर बराबर आ रही है तो लिमिट का अस्तित्व है, अन्यथा लिमिट का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। 2 है, 2 के एक बार लेफ्ट में चेक किया, 2 के एक बार f ऑफ a मतलब a कोई भी पॉइंट है तो 2 के एक बार लेफ्ट में चेक किया, 2 के एक बार राइट में चेक किया, और अगर वहां पर दोनों जगह उसका मान बराबर आ जा रहा है तब तो लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, अन्यथा लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा बेटा, हाँ या ना। मेरी बात समझ में आई कि ये बात सिर्फ बता रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, कब कंडीशन क्या है लिमिट के क्या करने की, एग्जिस्ट करने की। सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। अब दो पर मान बराबर हो या ना हो उससे मुझे मतलब लेना देना नहीं है, नहीं है, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आगे चल सकता हूं मैं, ये मिटा सकता हूं ना। समझ में आई कि नहीं मेरी बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये बात सिर्फ मैं बताइए कि लिमिट का अस्तित्व कब होता है, एग्जिस्टेंस कब होता है ना। जैसे मैंने एक मान लो एक मैं छोटा सा सवाल ले लेता हूं, ठीक है। f ऑफ x इक्वल्स टू मैंने ले लिया x, है ना, x ले लिया, और मैं इसकी लिमिट चेक कर रहा हूं, मान लो लिमिट चेक कर रहा हूं इसका एज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू क्या, 0, x टेंड्स टू 0। तो 0 टेंड्स पर इसकी लिमिट क्या होगी, x की लिमिट क्या होगी। तो मुझे एक बार क्या लिखना पड़ेगा, इसका LHL लिखना पड़ेगा, एक बार क्या लिखना पड़ेगा, इसका RHL लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं इसका LHL लिखूंगा तो आप बड़ी बात ही जानते हैं, इसका LHL आप अगर लिखोगे तो क्या होगा सर, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x किससे रिप्लेस हो जाएगा सर, 0 पर चेक करें तो 0 माइनस एच, और लिमिट किसकी तरफ जाएगी सर, लिमिट जाएगी s टेंड्स टू 0, बिल्कुल जाएगी सर। अगर होगा कि नहीं होगा 0, तो 0 आएगा तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है सर, 0 ही आ रहा है सर। h को 0 डालोगे तो 0 ही आएगा। RHL भी कितना निकल के आएगा सर, RHL में लिखोगे आप लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखोगे सर 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, और ये भी आंसर कितना आएगा, 0। तो सर राइट में भी 0 आ गया, लेफ्ट में भी 0 आ गया, दोनों जगह बराबर आ रहा है। इसका मतलब fx x जो पॉइंट कोई फंक्शन x है, x टेंड्स टू 0 पर उसकी वैल्यू क्या करेगी, उसकी लिमिट क्या करेगी सर, एग्जिस्ट करेगी, अस्तित्व में रहेगी, क्योंकि उसका LHL और RHL क्या है सर, बराबर है। अब मैं 0 पर मान देखना चाहूं तो f ऑफ 0 का मान कितना है, 0, ये भी इसके बराबर आ गया, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है इसके मान से। मैंने बोला जिस पॉइंट पे देख रहे हो उसके लेफ्ट में और उसके राइट में, उस पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को, एकदम क्लियर हो रही होगी उम्मीद करता हूँ आपको, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर वन पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको ले लिया कि जिस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो ये है पहली बात समझाई कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट, दूसरी बात आती है लिमिट क्यों लगाई जाती है, किन कारणों की वजह से लिमिट लगाई जाती है। तो लिमिट लगाई जाती है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है बेटा, 7 ऐसे फॉर्मेट है जिसके बारे में गणित के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए लिमिट का कंसेप्ट बनाया गया। कौन से फॉर्मेट है सर, 7 ऐसे कौन से वाले फॉर्मेट है। पहला वाला फॉर्मेट है बेटा 0 बटा 0, दूसरा एक फॉर्मेट है बेटा इंफिनिटी बटा इंफिनिटी, तीसरा एक फॉर्मेट है बेटा आपका 0 इंटू इंफिनिटी, फिर चौथा एक फॉर्मेट है बेटा आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिर पांचवा एक फॉर्मेट है आपका 0 की पावर 0 बेटा, छठा एक फॉर्मेट है आपका इंफिनिटी की पावर 0 बेटा, और सातवां एक फॉर्मेट है आपका 1 की पावर इंफिनिटी। ये 7 ऐसे फॉर्मेट हैं जिनके लिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, जिनके लिए हमें लिमिट पढ़ना पड़ता है। आपने देखा भी होगा 11th क्लास आपने पढ़ी होगी तो आपने पता भी होगा कि क्यों किसके लिए लिमिट पढ़ते हैं। तो ये 7 ऐसे फॉर्मेट है, 0 बटा 0, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0, है ना, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी। इनके लिए अपन ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो अनिर्धारीय
रूप होते हैं, अनिर्धारित रूप, जिनका कोई निर्धारित नहीं है ना। क्यों नहीं है सर, थोड़ा सा तो बताओ इसके बारे में सर। 0/0 क्यों ऐसा है कि ये फॉर्मेट इस तरीके से आपका बना हुआ है ना, क्यों ऐसा फॉर्मेट है कि इस तरीके से बना हुआ है? तो ये इसलिए है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे वीरो। देखो समझो, मान लो किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने कहा 21 को, एक एग्जांपल देता हूं, 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आता है, आपको सबको पता है 3 आता है सर, 3 आता है, सबको पता है। तो मैंने मान लिया कि वो आंसर x है बेटा। क्या है वो आंसर? x है वो आंसर, x आंसर है। तो अगर x आंसर है तो इसका मतलब ये, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स? हाँ सर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? तो अब आप अब ऐसा सोचिए कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 21 आ जाए? सर आप सबको पता है सर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 निकल के आ गई। हाँ सर बिल्कुल आ गई, सर बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। x इक्वल टू 3 आ रहा है सर, आ रहा है सर, x इक्वल टू 3 बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब x की एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई सर, बिल्कुल आ गई। अब यही काम मान लो मैं यहां पर करके देखता हूं 0/0 में, एक छोटी सी बात समझा रहा हूं मैं आपको, 0/0 में। तो अगर 0/0 में काम करके देखता हूं, सपोज करता हूं इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, सपोज करो x निकल के आती है, हाँ है ना, क्या निकल के आती है? x निकल के आती है। तो अगर x निकल के आती है, अब 0 को उधर मल्टीप्लाई करूं तो 0 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 0 इंटू एक्स के बराबर आ जाएगी। अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी? 0 इंटू एक्स, हाँ है ना, लिख दिया। ऐसा प्रैक्टिकली मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया इस तरीके से ना। तो 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स है ना, इसे लिख दिया आपको फिल कराने के लिए। तो यहाँ पर जैसे 7 के लिए आपने नंबर सोच दिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब सर 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0। अरे सर x को मैं 1 ले लूं तो भी 0 इंटू 1 0 बनेगा। अगर x को मैं 2 ले लूं तो भी सर 0 इंटू 2 0 बनेगा। अगर मैं x को 3 ले लूं सर तो भी 0 इंटू 3 0 बनेगा। तो x के हर मान के लिए, x के हर मान के लिए आंसर 0 आएगा, x के हर मान के लिए आंसर 0 आएगा। तो क्या कोई फिक्स्ड वैल्यू है क्या, कोई फिक्स्ड वैल्यू है क्या जिसके लिए आप कह सके ये बात क्या कि x की ये वैल्यू होगी? नहीं, 1 पर भी आ रहा है, 2 पर भी आ रहा है, 3 भी रखेंगे तो भी ये 0 बन जाएगा, 5 रखेंगे तो x की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नहीं है, नहीं है। और x की जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो x का कोई एग्जैक्ट मान नहीं कह सकते। तो मैथ्स कहता है कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, इसके लिए उसका कोई फॉर्मेट, फिक्स फॉर्मेट नहीं कहलाता, नहीं कहलाता, नहीं कहलाता। इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा आज पहली बार कि 0/0 फॉर्मेट इनडिटरमिनेट क्यों कहलाता है, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देने की मैंने कोशिश करी कि x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पा रही है, इसकी वजह से हम इसको इनडिटरमिनेट फॉर्मेट कहते हैं, अनिर्धारित रूप कहते हैं भाई इसका। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया कंसेप्ट क्यों ऐसा होता है। बाकी हमें जरूरत नहीं इसकी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया रहे बच्चों को क्यों ऐसा होता है भाई, होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं, इस बात से आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। ठीक है, अब अगली जो चीज है बेटा, अगली बात है इंफिनिटी बटा इंफिनिटी। तो इंफिनिटी, एक बात और सुन लो, किसी भी नंबर को, फिक्स नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे ना तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे ना तो उसका आंसर इंफिनिटी आएगा। ये बातें दो समझ में आ जानी चाहिए आपको, एकदम इजीली समझ में आनी चाहिए। क्या बोला मैंने भाई? इंफिनिटी एक ले लिया मैंने, 1 2 3 4 कुछ भी। इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, एक को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आंसर किसके बराबर आता है सर? 0 के बराबर आता है। मतलब एक छोटे से नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे 1 को मैं 256 से डिवाइड करूंगा तो ही छोटा हो जाएगा, 1 को मैं 256 की पावर 2 से करूंगा तो और छोटा होता चला जाएगा। तो इंफिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे आंसर उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसलिए 0 हो गया। 1/0 भी क्या हो गया सर? इंफिनिटी हो गया। हाँ यार, इस तरीके से आपका इंफिनिटी आपका बन गया। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब ठीक है, याद रखना है। अब आते हैं इस पर। तो ये पहली बात समझ में आ गई। ये वाला फॉर्मेट को आप इसमें आराम से बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हैं सर? इंफिनिटी को तो ऐसे रहने दूं, और 1/इंफिनिटी को क्या मैं 1/इंफिनिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या 1/इंफिनिटी को मैं 0 नहीं लिख सकता हूं सर? हाँ सर लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो इसको, 1/इंफिनिटी को। अब ये इंफिनिटी इंटू 0, देखो ये आपस में कन्वर्टेबल हो गया सर। हाँ, अब इंफिनिटी का आंसर क्या? इंफिनिटी का आंसर 1/0 लिखा जा सकता है। इंफिनिटी का आंसर, या फिर शुरुआत में कर दो, इंफिनिटी आएगा ऊपर, इंफिनिटी का आंसर 1/0 लिख सकते हैं, सीधा ही लिख दो। और इस इंफिनिटी का आंसर भी 1/0 लिखा जा सकता है। हाँ सर लिखा जा सकता है भाई, इंफिनिटी 1/0 होता है ना। अब मैं इसको इधर ले आऊं और इसको उधर ले आऊं तो 0 इंटू 1 और नीचे भी 0 इंटू 1, तो क्या ये 0/0 फॉर्मेट नहीं हो गया बेटा? क्या ये 0/0 फॉर्मेट नहीं हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। 0/0 फॉर्मेट बन रहा है सर ये, हाँ बन रहा है भाई 0/0 फॉर्मेट। तो इसका मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट को 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ऐसे मेरे भाइयों तीसरा वाला फॉर्मेट 0 इंटू इंफिनिटी है। अब 0 है,
इनटू इंफिनिटी है, इंफिनिटी की वैल्यू 1/0 लिखी जा सकती है, इंफिनिटी की वैल्यू 1/0 लिखी जा सकती है, हाँ या ना। अब ये 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 और अपॉन 0, तो क्या ये भी 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए? अरे क्या ये भी 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ? हाँ सर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इंफिनिटी की वैल्यू क्या है, 1/0, तो 0। तो मेरा मकसद ये है मेरे बच्चों कि पहले तीनों फॉर्मेट है ना वो एक ही जैसे हैं, तीनों को आप 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें ये पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो यही है, इसी से एयरफोर्स और नेवी में सबसे ज्यादा, और मैं कहूं एनडीए में भी सवाल आते हैं 0/0 फॉर्मेट से, है ना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0 इंटू इंफिनिटी, ये सब इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेंगे डिस्कस, पहले मैं आपको इनके बारे में बातें बता रहा हूं, आपको क्लियर है कि नहीं है? फिर ये जो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, ये 1, ये उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले ये तीनों फॉर्मेट आपको समझ में आ रहे हैं? क्या समझ में आया सर? तीनों फॉर्मेट को ना आप एक पहले वाले फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं सर, कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट हो सकता है सर। हाँ सर हो जाएगा, समझ आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर बेटा इतनी बात समझ में आ गई ना तो अब आगे बढ़ेंगे और पहले इन्हीं तीनों से रिलेटेड पहले काम करेंगे। तो ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया, फिर साथ ही साथ फॉर्मेट्स कैसे होते हैं क्लियर होना चाहिए अब आपको ना, और ये फॉर्मेट्स याद रहने चाहिए। अब कई को लगता है इंफिनिटी, अब 0 इंटू इंफिनिटी का आंसर क्यों नहीं हो सकता? अब कई लोगों को ये भी लगता है सर 0 इंटू इंफिनिटी है तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर आंसर तो 0 ही आना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, जब 0 से इंफिनिटी को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर ऑलमोस्ट 0 नहीं होता है, ये नंबर 0 के क्या होता है, आसपास होता है, और 0 के आसपास के नंबर को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल पाएगा। इंफिनिटी हमने देखा नहीं है ना, इंफिनिटी हमने देखा नहीं है, अगर हमने इंफिनिटी नहीं देखा तो उस नंबर के बारे में हमें आइडिया नहीं है। और ये 0 है, ये ऑलमोस्ट 0 होता है, लिमिट में कभी भी कोई चीज एग्जैक्ट 0 नहीं होती, वो ऑलमोस्ट 0 होती है। तो इसीलिए ये 0 इंटू इंफिनिटी 0 नहीं बनता है, ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। कई लोगों को ये लगता है तो इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी, बट आपको तो दिमाग में रखना है कि 0 इंटू इंफिनिटी एक फॉर्मेट होता है। ऐसे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी सर इंफिनिटी नहीं आता, बिल्कुल नहीं। मान लो एक इंफिनिटी 5 लाख है और दूसरा इंफिनिटी 5 लाख 1 है, तो दोनों को घटाएंगे तो 1 आ गया, ये तो फिक्स नंबर आ गया, है ना। तो जरूरी नहीं है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक इंफिनिटी का नाम मैंने 5 लाख ले लिया और दूसरी इंफिनिटी है 5 लाख 1, तो अब 5 लाख 1 में से 5 लाख घटाऊंगा तो 1 ही बचा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तो नहीं आया, ये चीज तो फिक्स फॉर्मेट आ गया आपका निकल के। इसीलिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी आपका एक इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है, अनिर्धारित रूप है आपका, और 0 की पावर 0। अब कई लोग तो किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 ही होती है। अरे मेरे भाई फिर से मैं ये बोलूंगा कि 0 कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 0 के आसपास की बातें होती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, 0 इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी, ये भी एग्जैक्टली 1 नहीं होता, 1 के आसपास की वैल्यू होती है। तो ये 7 फॉर्मेट होते हैं जिनके बारे में बातें होती है। इसीलिए अगर लाइव होता तो बच्चा थोड़ा सा और क्वेश्चंस पूछता है ना तो वो जवाब देने में मजा आता है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं हर चीज को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ भैया आप लोगों की, ठीक है। अब ये 7, अब इसके अलावा कुछ कंफ्यूजिंग फॉर्मेट्स होते हैं जो बच्चों को लगता है ना कि ये भी इंडिटरमिनेट होंगे सर। एक तो उनमें से एक फॉर्मेट है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, कि सर अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी इंडिटरमिनेट होना चाहिए, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं? इंफिनिटी में इंफिनिटी जोड़ोगे तो आंसर इंफिनिटी ही आ जाएगा, इंफिनिटी में इंफिनिटी जोड़ोगे तो आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। अरे मान लो 5 लाख इंफिनिटी है और 5 लाख 1 भी इंफिनिटी है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 10 लाख 1 हो गया ना, तो वो इंफिनिटी बनेगा। मेरी बात समझ में आई कि भाई नया नंबर इंफिनिटी बन जाएगा, लेकिन माइनस करोगे तो छोटा नंबर हो जाएगा। भाई एक नंबर इंफिनिटी दूसरा भी इंफिनिटी, जोड़ोगे तो बड़ा ही नंबर बनने वाला है आपका, सीधे सी बात, ठीक है। ऐसे ही एक इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी का आंसर भी बेटा इंफिनिटी होता है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं होता, इसका आंसर इंफिनिटी होता है ना। भाई कोई नंबर पहले से इंफिनिटी, उसकी पावर भी इंफिनिटी कर रहे हो तो आंसर इंफिनिटी आएगा, जाहिर सी बात है। आपको ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से भाई डाउट इसलिए हो जाता है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो है बट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी नहीं है, तो इंफिनिटी पावर इंफिनिटी कर दूं या इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कर दूं, आंसर क्या होने वाला है बेटा, इनफाइनाइट ही होने वाला है ना। ये फॉर्मेट्स में अक्सर बच्चों को रहता है, डाउट रहता है, अक्सर बच्चों को डाउट रहता है इसमें, ठीक है। और फॉर्मेट, अब यही फॉर्मेट है जिसमें बच्चों को, अरे हाँ एक ये फॉर्मेट होता है भाई इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी भी एक बात होती है, मैं कई बार बच्चे पूछ लेते हैं इंफिनिटी को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा आंसर, इंफिनिटी आएगा बेटा, इंफिनिटी आएगा। इसमें भी डाउट होता है बच्चों को, इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी भी इंफिनिटी, एक नंबर इंफिनिटी बड़ा नंबर उसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इनफाइनाइट ही आएगा। ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं है, ये 7 ही इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। और उम्मीद करता हूं ये बात आपको इतनी समझ में आई है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़े से आगे कंसेप्ट को सीखते हैं बेटा आगे के लिए, है ना। तो ये 7 फॉर्मेट है, एक एक करके हर कंसेप्ट पे सवाल करने वाले हैं, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा बेटा, हर कंसेप्ट पे अपन क्वेश्चंस करेंगे,
पहले बात को समझेंगे और फिर इस पे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तो ये तो बातें बताइए मैंने, इससे रिलेटेड आपको कौन सा फॉर्मेट होता है बेटा। ठीक है भाई, अब इतना समझ में आ गया तो कुछ बातें बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है बेटा। पहली बात है, जैसे एक कंसेप्ट है आपका जो आपको पता होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ए की पावर एक्स, सुनते जाना, ए की पावर एक्स है ना। और जिसमें ए के लिए मैंने कंडीशन बना दी ए 1 से बड़ा है। ए किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। ए 1 से बड़ा है, तो अगर ए 1 से बड़ा है ना, ए 1 से बड़ा कोई भी नंबर लूंगा, ए की पावर एक्स, ए क्या है, कोई भी नंबर 1 से बड़ा, तो ए से 1 से बड़ा मानो मैं 2 ले लिया। अब मैंने 2 डाला तो 2 की पावर में क्या रखना चाह रहा हूं? इंफिनिटी रखना चाह रहा हूं। सपोज करो लेट ए इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो 2 की पावर इंफिनिटी, किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी पे 2 की पावर जितना बड़ा नंबर करते जाओगे उतना बड़ा नंबर आता जाएगा। इंफिनिटी कर दिया तो डेफिनेटली आंसर इंफिनिटी ही आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैंने 3 कर दिया तो 3 की पावर इंफिनिटी भी सर इंफिनिटी ही आएगा, 4 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी आएगा। इसका मतलब 3 की पावर इंफिनिटी भी कितना आएगा सर? इंफिनिटी आएगा। और क्या आएगा सर? निकल के यही आंसर आएगा वाला। इसका मतलब क्या मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो a की पावर x की वैल्यू, जब भी a 1 से बड़ा होगा तो a की पावर x की वैल्यू हमेशा आंसर क्या देने वाला है? आंसर क्या देने वाला है सर? इंफिनिटी देने वाला है, बिल्कुल इंफिनिटी देने वाला है ना। क्योंकि किसी नंबर की पावर इंफिनिटी कर दिया तो वो बड़ा नंबर बन गया, अगर नंबर 1 से बड़ा है, अगर नंबर 1 से बड़ा है बेटा। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस कंसेप्ट पे डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। अब दूसरी बात, अगर मैंने यहीं पर कह दिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, a की पावर x है, लेकिन a -1 से 1 के बीच में, a किसके बीच में है? -1 से 1 के बीच में। अगर a -1 से 1 के बीच में ले लिया मैंने कोई नंबर, सपोज करो मैंने a को 1/2 ले लिया, सब लेट्स से a को 1/2 ले लिया। अब 1/2 ले लिया तो 1/2 की पावर x मतलब इंफिनिटी है कि नहीं? और 1/2 की पावर इंफिनिटी है तो 1/2 की पावर इंफिनिटी ऐसे लिख सकता हूं भाई मैं इसको। हाँ यार, यस और नो बेटा, है ना? इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, कैसे भाई? 1/2 तो इसको 2 की पावर माइनस ऐसा लिख दो और इंफिनिटी लिख दो, तो ये 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो इसको लिखोगे तो 1/2 की पावर इंफिनिटी। अरे हाँ या ना? यस और नो बेटा? तो 2 की पावर इंफिनिटी। और अभी पढ़ा 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी का आंसर क्या होता है? 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी का आंसर क्या होता है सर? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है सर? इनफाइनाइट होता है। तो ये इनफाइनाइट होता है तो 1/इनफाइनाइट बन गया। अरे 1/इनफाइनाइट बन गया, हाँ सर बन गया। और किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो तो आंसर किसके बराबर आता है सर? 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो क्या यहां से ये बात आपको समझ में आई कि a की पावर x है, x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो a की पावर x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी मित्रों? 0 के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसका रीजन मैंने आपको यहाँ पर दिया है। a की पावर x की वैल्यू जब x इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो रही होगी, है ना? x टेंड्स टू इंफिनिटी तो a की पावर x की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? 0 के बराबर होगी। 0 क्यों होगी ये बात मैं आपको बता रहा हूं। हाँ या ना? क्लियर? एक बेटा मैं आपको बता दूं कि क्लास लाइव पहली इस तरीके से जो मैं लेक्चर इस टाइप से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पहली बार कर रहा हूं, तो कोई भी आपको लगता है कि सर इस चीज में स्पीड स्लो करिए, फास्ट करिए, तो वो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। -1 से 1 के बीच में तो इसकी वैल्यू 0 और अगर 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। दोनों बातें आपको याद रखनी है भाई। तीसरी बात और बता देता हूं, है ना? तीसरी बात मैं और बता देता हूं जो इसमें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात ये है भाई, तीसरी बात ये पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर? लिमिट अगर आपने डाल दी x टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये a की पावर x है और a 1 के बराबर है, 1 से बड़ा देखिए 1 से छोटा देखिए, 1 के बराबर है, तो सर 1 के बराबर तो 1 की पावर क्या बन गया सर? इनफाइनाइट बन गया। और अगर 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया तो सर ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होता है, इसका आंसर तो निकाला नहीं जा सकता है। ये अनिर्धारित रूप हो गया ना, ये इसके लिए तो लिमिट सीखते हैं। जब 1 हो जाए तो आप आंसर लिखोगे इनडिटरमिनेट फॉर्मेट, अनिर्धारित रूप। इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हमने 3 कंडीशन सीख ली बच्चों। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? a 1 से बड़ा x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो आंसर इनफाइनाइट, a 1 से छोटा तो आंसर आपका 0, -1 और 1 के बीच में तो 0, और जब a एग्जैक्टली 1 हो जाएगा तो आंसर इसका इनडिटरमिनेट हो जाएगा। इनडिटरमिनेट बोले तो अनिर्धारित रूप हो जाएगा बेटा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही होगी, है ना? और समझ में आ रही होगी, आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना? तो ये तीनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तीनों कंडीशन। तो अगर मैंने लिख दिया कहीं 5/3 की पावर
इनफाइनाइट। तो इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए, 5/3 की पावर इनफाइनाइट। क्या आंसर बोलोगे सर, 5/3 1 से बड़ा है तो सर इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल होगा, हाँ या ना। अगर मैंने लिख दिया सर 2/5 की पावर इनफाइनाइट, तो आप क्या बोलोगे सर 2/5 है तो 2/5 है सर, ये तो 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट करोगे तो सर आंसर इसका 0 आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना, आराम से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, आराम से ये चीज अब क्लियर हो जानी चाहिए कि इसकी पावर क्या होने पे क्या आता है ना। अब ऐसे ही मैं बोलूं कि e की पावर मैंने अगर इनफाइनाइट कर दिया, अब e क्या होता है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू होती है सर 2.73 अप्रोक्सीमेटली, है ना, इस तरीके से चलती है। तो अगर e की पावर इनफाइनाइट कर दिया तो सर ये 2.73 की पावर इनफाइनाइट होगी सर, है ना। और ये 1 से बड़ा है सर, और 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी सर। हो जाएगी नहीं हो जाएगी बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर बिल्कुल आ रही है, ये तो एकदम क्लैरिटी वाली बात है, ये तीनों कंडीशन समझ गए। तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, उनमें काम करने से पहले ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई, आपको जरूर ये बात समझ में आई होगी। और ये बात समझ में आई है तो 2 सवाल एनडीए में आए हुए हैं इस प्रकार से, उन दोनों सवालों का जवाब मुझे दीजिएगा आप लोग, है ना। अगर ये जवाब आप लोग दे दिए तो मैं बात समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। पहला सवाल है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर -x², पहला सवाल, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करिएगा पहले, है ना। और दूसरा सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर -1/x², दोनों सवाल एनडी में आए हुए हैं, इस तरीके से दोनों सवाल एनडी में आए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन देता हूं बेटा, पहले के 0, 1, 2 और इनफाइनाइट, पहले के ऑप्शंस हैं, है ना। और तीसरे इसके भी ऑप्शंस ये ले लो, 0, 1, 2 और इनफाइनाइट, है ना, दोनों क्वेश्चंस। अभी मैंने लिमिट स्टार्ट नहीं किया है ना, बस ये बेसिक बातें बता रहा हूं जिन पर सवाल आता है। दोनों सवाल एनडीए में हैं, आप 2 मिनट पॉज करिएगा और उसके बाद सोच के मुझे बताइएगा, मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे, ठीक है। पॉज लेकर जरूर सोचिएगा। तो ई की बात आप देखिए बेटा, इनफाइनाइट है तो सर इनफाइनाइट रखते हैं, सर ये बन गया e की पावर इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो e की पावर सर ये बना -इनफिनिटी, अरे बना e की पावर -इनफिनिटी, हाँ सर बन गया e की पावर -इनफिनिटी। तो इसको मैं कह सकता हूं 1/e की पावर इनफाइनाइट है सर, हाँ सर बिल्कुल है, e की पावर इनफाइनाइट है। और सर आपने बताया था कि e 2 से बड़ा 1 से बड़ा नंबर है और इसकी पावर इनफाइनाइट करेंगे, 1 से बड़े नंबर की पावर इनफाइनाइट करते हैं तो सर इनफाइनाइट आता है, हाँ सर इनफाइनाइट आता है। तो सर नीचे वाली चीज तो इनफाइनाइट है, और 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है, 0 होती है, 0 होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? क्या मेरी ये बात आपको क्लियर हो रही है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, e की पावर -x² है, ठीक है। एकदम आप देख लीजिएगा, एनडी के प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको। तो मैंने क्या बोला, इनफिनिटी की तरफ जाए तो e की पावर -इनफिनिटी हो गई, e की पावर -इनफिनिटी को 1/e की पावर इनफाइनाइट लिख सकता हूं, है ना भाई। e की पावर -x लिखा हुआ है तो इसको 1/e की पावर x लिखा जा सकता है ना। नीचे आएगा तो पावर माइनस से प्लस में हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो प्लस से माइनस में चली जाएगी, हाँ सर लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है तो मैंने वही लिखा, और अब यहाँ पे वही कंसेप्ट लगा दिया, कोई भी नंबर 1 से बड़े की पावर इनफिनिटी होती है, और 1/इनफिनिटी का आंसर कितना आता है सर, 0 आता है, 0 आता है, पता है सर हमें, बिल्कुल पता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले का आंसर 0 हो गया। दूसरा देख लेते हैं, है ना। अब दूसरे में लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, दूसरे में घबराने वाली बात नहीं। तो 0 तो क्या हो गया सर, 0 डाल देते हैं, e की पावर -1/0 हो गया सर, हो गया सर 0। अब 1/0 क्या होता है सर, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट होता है तो e की पावर -इनफिनिटी आ गया, भाई बाहर तो माइनस लगा ही है, e की पावर -इनफिनिटी आ गया। और e की पावर -इनफिनिटी को 1/e की पावर इनफिनिटी लिख सकता हूं मैं, आंसर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, समझाने के लिए, बाकी डायरेक्टली वहां से आंसर भी लिखा जा सकता है। तो e की पावर इनफाइनाइट है, किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट, e 1 से बड़ा वही कहानी, और इसकी पावर इनफाइनाइट तो सर इनफाइनाइट आएगा, तो ये 1/इनफिनिटी बनेगा, और 1/इनफिनिटी का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा सर, 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ जानी चाहिए आपको, दोनों का आंसर 0 होगा, दोनों का आंसर 0 होगा। अगर ये बातें समझ में आई है तो प्रीवियस कंसेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, किस तरीके से वो कंसेप्ट को यूज किया है, वो आप बात को समझने की कोशिश करिए बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको, है ना। मजा आ रहा है बेटा, धीरे धीरे वो कंसेप्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना तो आपको और मजा आता जाएगा। शुरुआत में बेसिक चीजें भी हमें जानने की जरूरत पड़ती है भाई, वो बहुत जरूरी होता है ना, जरूरी भी होता है, वो जानना भी जरूरी होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है भाई, है ना। दोनों में वही कंसेप्ट लगा था, किसी भी नंबर की पावर इनफिनिटी अगर 1 से बड़ा है तो आंसर बेटा इनफिनिटी, नंबर -1 से 1 के बीच है तो आंसर 0, और अगर नंबर 1 है तो वो इनडिटरमिनेट हो जाता है। और कैसे यूज हुआ वो हमने देखा सर, बिल्कुल देखिए। आओ
अब बात करेंगे एक एक करके फॉर्मेट्स की जिनके बारे में हमें सीखना है, बातें करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आइए करते हैं। तो अब सबसे पहले जिस फॉर्मेट की बात करेंगे वो 0/0, तीनों को एक साथ लिखता हूं, 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, और तीसरा फॉर्मेट होता है बेटा आपका कौन सा, 0 × स्कूल लेवल पे बहुत सारे तरीके सीखते हैं फैक्टराइज अपन करने के, लिमिट्स को फैक्टराइज करने का, दूसरे तरीके, ठीक है, और भी तरीके होते हैं फैक्टराइज के अलावा, कॉमन ले लाके काम करना। लेकिन यहाँ पर इन तीनों चीजों के लिए ना अपन, एक मैथमेटिशियन आया था जिसने बहुत आसान कर दिया, बोले ये जब भी फॉर्मेट दिखे ना तो आप एक मेथड लगा सकते हो जिसका नाम उसने बताया था डीएल हॉस्पिटल, वही हम लोग सीखने वाले हैं। डायरेक्ट उसी पर आएंगे, काम की चीज भाई यही है। फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, टाइम लगेगा। तो एक्सपेंशन से भी करते थे ना, एक्सपेंशन के भी सवाल मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए, लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, जो डीएल हॉस्पिटल के अलावा। तो ये ऐसा नहीं कि इसने सब कुछ ही वो कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब सब कुछ आसान कर दिया, लेकिन इसने बहुत कुछ आसान कर दिया लिमिट में डीएल हॉस्पिटल के आने से। अब सर ये क्या होता है, ये तीनों फॉर्मेट जब भी दिखे ना आपको कहीं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको क्या लगाना है, डीएल हॉस्पिटल लगाना है। अगर डीएल हॉस्पिटल, सर ये क्या होता है डीएल हॉस्पिटल, डीएल हॉस्पिटल होता है बेटा, न्यूमरेटर में कोई नंबर लिखा होगा, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इन न्यूमरेटर, अंश का अलग से अवकलन कर देंगे और हर का अलग से अवकलन कर देंगे। ये कहलाता है बेटा आपका, क्या कहलाता है, आपका कहलाता है ये डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल। सर एक एग्जांपल ले लो तो सर बहुत मजा आ जाए। तो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे मैंने ले लिया, मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना, और x² - 4, और नीचे मैंने लिखा x - 2, है ना। अब ये देखिए, पहले तो मैं 2 पहले तो चेक करा करेंगे लिमिट में। पहली बार में मैं एक बात बताता हूं, पहले तो सबसे पहले चेक करेंगे कि किस टाइप की लिमिट है, कौन सा वाला फॉर्मेट इसमें लगेगा। तो पहले 2 डालते हैं, सर 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4, सर ऊपर तो 0 बन रहा है, हाँ बेटा 0 बन रहा है। नीचे भी 2 डाला तो 2 - 2, सर नीचे भी 0 बन रहा है, सर 0। तो सर ये तो 0/0 फॉर्मेट है, हाँ बिल्कुल है बेटा। तो इसको ना आपने स्कूल लेवल पे ये करते थे, स्क्वायर - b स्क्वायर a - b a + b करके और आंसर निकाल देते थे, बिल्कुल निकाल देंगे, और x - 2 कट जाएगा, x + 2 बच जाएगा। लेकिन अपन वो काम करेंगे नहीं, अपन ने क्या सीख लिया है, डीएल हॉस्पिटल सीख लिया। तो डीएल हॉस्पिटल क्या कहता है, डीएल नाम है भाई उस बंदे का जिसने ये डिस्कवर किया, क्या कहता है, ऊपर का ऊपर अवकलन डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे का नीचे कर दो। तो x² - 4 का डिफरेंशिएशन x² का बेटा कितना, 2x हो जाएगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0, इतना तो आपको पता होगा, इतना आता होगा, और x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 और 2 का तो 0 हो गया, तो 2x हो गया। और लिमिट क्या है, लिमिट किसकी तरफ जा रही है, x टेंड्स टू 2 की तरफ जा रही है बेटा, बिल्कुल जा रही है। तो जैसे 2 डालूंगा तो आंसर 2 × 2 आंसर कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। और क्या आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, हाँ सर समझ में आ गई कि x² - 4 x - 2 लिखा है, और लिमिट x टेंड्स टू 2 2x है, तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दिया और नीचे का नीचे कर दिया, और इसका आंसर 4 निकल के आ गया। आप मेरा यकीन मानना, टोटल 21 शिफ्टों में से कम ना 10 शिफ्ट, हर शिफ्ट में लिमिट का सवाल आया, 10 शिफ्ट या 11 शिफ्ट में जो सवाल आया वो सारे के सारे 0/0 फॉर्मेट है। आगे आगे मैं आपको सवाल भी कराऊंगा जो सीधे की सीधे आपको बताऊंगा 0/0 फॉर्मेट बन रही है ना। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही आसान था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, डीएल हॉस्पिटल कब लगाना है, सर 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी या 0 × इंफिनिटी का फॉर्मेट होगा, तब हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ सवाल करेंगे फटाफट अपन, अगर इस बात को समझ गए तो सबसे पहले तो चेक करेंगे सर, और चेक करने के बाद हम क्या काम करेंगे, हम उसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब कुछ सवाल है, पहला सवाल जो आपको याद भी रखनी है बातें, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x/x की वैल्यू क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये 3 सवाल आप लोग, सब लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत भी लिमिट पढ़ा उनको सबको ये सवाल आ जाएंगे, बट हम करके देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन, सर पहले sin 0 डालते हैं। अच्छा, छोटे मोटे नंबरों का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, उम्मीद करता हूं जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा अलग से। sin 0 0, नीचे भी 0, तो सर 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो 0/0 फॉर्मेट बना तो डीएल हॉस्पिटल लगा दो। सर ऊपर sin x का डिफरेंशिएशन करो, cos x, हाँ सर, x का डिफरेंशिएशन सर 1, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर, x टेंड्स टू 1 की तरफ जा रही है, 0 जा रहा है, तो 0 सर cos 0 क्या होता है सर, 1 होता है, 1/1 आंसर कितना आएगा सर, 1 आएगा। तो यहां से आगे के लिए अपन याद रख लेंगे, ये बात याद रखने वाली भी है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो sin x/x की वैल्यू कितने के बराबर आती है,
1 के बराबर आती है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल आसान सी बात है। अब जीरो डालोगे तो टेन जीरो सर जीरो और नीचे जीरो, तो सर 0/0 फॉर्मेट आ गया। फिर से सबसे पहले तो चेक करना है फॉर्मेट कौन सा है। अब अपन वो करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 10x का सर sec स्क्वायर x का 1 और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर x टेंड्स टू 0 की तरफ जा रही है, तो 0 डालेंगे तो sec 0 क्या होता है सर 1 होता है और नीचे भी 1 बन रहा तो 1/1 आ गया, आंसर 1 निकल के आ गया। तो सर यहाँ से ये भी याद रखने वाली बात है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, 1 होती है, 1 होती है। अब x टेंड्स टू 0 यहाँ पर देखिए सर cos 0 कितना होता है बालको, cos 0 1 होता है ना, और cos 0 1 होता है और यहाँ पे 0 डाला तो ये हो गया सर cos 0, पहले डाल के लिखना पड़ेगा ना cos 0 और ये नीचे डाला 1, तो cos 0 होता है सर 1 और 1 की सॉरी ये नीचे 0 और ये 1/0 का फॉर्मेट, और 1/0 का तो आंसर क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसमें तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई प्रारूप ही नहीं बना, तो हमने फॉर्म सॉल्व में से कोई फॉर्म ही नहीं बनी इसमें, हमने सीधी वैल्यू डाली, भाई 0 डाला तो जैसे 0 डाला तो cos 0 हो गया, cos 0 1 होता है और नीचे सर आपका x आ रहा है तो x की वैल्यू 0 डाली तो 1/0 तो आपने बताया हुआ है, तो आंसर क्या होता है इनफाइनाइट होता है। इसीलिए बोल रहा हूं सबसे पहले फॉर्म चेक करनी बहुत जरूरी है कि क्या आपका उसमें वो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट बन भी रहा है या आप ऐसे ही कहीं बात कर रहे हैं आप लोग। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो गई, तीनों सवाल क्लियर है? अगर ये सवाल क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं बेटा। और ये दोनों पहले फॉर्मेट है ना, x टेंड्स टू 0 sin x/x और 10x/x, ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपके बहुत काम आने वाला है बेटा, है ना। आओ कुछ क्वेश्चन अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को फोड़ते हैं अपन, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को सीखते हैं। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। जैसे एक सवाल ले लिया मैंने, sin 5x/2x और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू क्या है 0 है ना, sin 5x/2x और लिमिट x टेंड्स टू क्या है बेटा 0 है। इसका आंसर मुझे आपको बताना है ना, इसका आंसर बताना है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा मैं आपका ले लेता हूं बेटा 1 - cos x अपॉन x²। एक क्वेश्चन ये ले लिया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, 1 - cos x अपॉन x², ठीक है। और ठीक है, और एक ही क्वेश्चन ले लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 3x अपॉन 1 - cos 4x, है ना। ये तीनों क्वेश्चंस के आप आंसर बताएंगे मुझे किस तरीके से सोल्व होंगे। तो बेटा ये किस तरीके से सोल्व होंगे, सबसे पहले सर आपने इसमें तो फॉर्मेट भी समझाया है, sin 5 0 0 हो जाए सर, ये भी 0/0 फॉर्मेट है, या तो वो लगा दो या फिर आप नॉर्मली भी कर सकते हो। तो पहले मैं 0/0 फॉर्मेट तो लगा देता हूं, sin 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर cos 5x और 5x का सर अलग से 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। 2x का डिफरेंशिएशन सर 2 हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू क्या है सर 0, तो सर यहाँ पे डाल देंगे तो cos 0 1 और cos 0 1, तो आंसर क्या निकल के आ गया 5/2। आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना, यस और नो, बिल्कुल आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था सर, दूसरा तरीका ये हो सकता था sin 5x है, ये 5x है तो यहाँ पर भी 5x ही बना देते हैं, x तो है 5 अलग से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से अगर किया तो 5 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 2 आपके साथ है तो 2 आपने अलग से रख दिया। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर, x टेंड्स टू 0 है तो 0, तो सर इसकी वैल्यू तो क्या होती है सर, इसकी वैल्यू तो 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर 5/2 निकल के आ रहा है। क्या दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है? हाँ सर दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है। अब बात करता हूं इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे जैसे मैंने 0 डाला तो cos 0 क्या होता है सर 1 होता है, तो 1 - 1 0 और नीचे भी 0, तो सर ये भी 0/0 फॉर्मेट है। हाँ सर है, बिल्कुल है, तो इसमें भी एरो स्क्वायर लगा सकते हैं, तो एरो स्क्वायर लगाते हैं सर 1 का तो 0 cos x का माइनस sin x और माइनस बाहर है तो ये प्लस का sin x हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। और x² का सर 2x हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना, डिफरेंशिएशन समझ में, cos x का माइनस sin x और माइनस पहले से था sin x और x² का 2x। और अब गुरुजी इसका आंसर तो हमें पता है, इसका वैल्यू क्या होती है 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है और साथ में 1/2 है, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा सर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, क्यों नहीं आ जाएगा, आराम से कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों सवाल क्लियर है भाई, दोनों में 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आते हैं इस वाले सवाल पे, अभी इस वाले सवाल पे आते हैं 1 - cos 3x, cos 0 डाला सर 1 - 1 0, cos 0 डाला 1 - 1 0, सर 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, पक्का एरो हॉस्पिटल लग जाएगा, बिल्कुल लगा देते हैं।
1 का तो 0 सर, कोस का माइनस साइन होता है और माइनस पहले से ही है, तो सर साइन 3x लिख दीजिए और फिर सर 3x का भी करिए, 3 लिख दीजिए। फिर cos 4x का sin 4x बाहर माइनस है तो sin 4x लगा दीजिए और सर इधर भी क्या लिख दीजिए सर, आप क्या लिख दीजिए, आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए और लिमिट क्या है सर, x टेंड्स टू 0 है सर। अभी 0 डालेंगे तो सर ये तो 0 है और ये भी 0, 0/0 फॉर्मेट है। तो चाहो तो इसमें एक काम भी कर सकते हो आप लोग, आगे चाहो तो फिर से एक बार भाई डिफरेंशिएट कर सकते हो आप लोग, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, चलो एक बार दोबारा कर देते हैं। sin 3x का क्या लिखोगे, cos 3x। एल हॉस्पिटल कितनी बार भी लगाया जा सकता है, कितनी बार, है ना। cos 3x और 3x का 3 फिर से आएगा तो 9 आ जाएगा। sin 4x का सर होता है कितना, cos 4x और एक और 4 आएगा तो सर 16 आ जाएगा और लिमिट अभी भी क्या है, x टेंड्स टू सर 0 है, बिल्कुल है। अब 0 डालूंगा तो cos 0 1, cos 0 1, आंसर क्या निकल के आएगा, 9/16, 9/16 आपका आंसर निकल के आ जाएगा बेटा, ये तो तरीका है। या फिर यहाँ पर भी 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते तो भी आंसर निकल आता। तो 2 बार एल हॉस्पिटल लगा लो, या फिर क्या करो, आप एक काम करो, क्या काम करो कि डिफरेंशिएट कर दो या फिर 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो क्या ये सिंपल सवाल जिसमें एल हॉस्पिटल लग रहा है आपके बन सकते हैं, हाँ सर बन सकते हैं, तो इजीली कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी चीज सीखते हैं आगे चल के, है ना। अब अच्छी चीज क्या है सर, वो थोड़ा सा बताओ जरा अच्छी चीज के बारे में। तो अच्छी चीज कुछ ऐसे है, देखो ये सवाल आया हुआ है एयरफोर्स नेवी में और बच्चे चकित हो जाते हैं कई बार ऐसे सवाल देख करके, मॉडुलस x/x, है ना, इस तरीके सवाल, या फिर नीचे मॉडुलस लग जाए ऊपर ना लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा आप इसको। तो सर 0 डालेंगे, पहली बात तो मॉडुलस का क्या काम होता है, फंक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन इतना तो सब जानते हैं मॉडुलस का क्या काम होता है। कोई भी चीज जो नेगेटिव होती है उसके बाहर वो नेगेटिव लगा देता है ताकि वो बाहर पॉजिटिव बन के आए, वो सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही देखना चाहता है ना, ठीक है। इस तरीके से वो देखना चाहता है, फंक्शन का काम यही होता है ऑलवेज, है ना। मॉडुलस फंक्शन का काम यही होता है कि वो चीजों को पॉजिटिव बनाना चाहता है, बिल्कुल बनाना चाहता है। तो अगर पॉजिटिव बनाना चाहता है मेरे भाइयों, मेरे बालकों, तो वो कैसे बनाएगा। देखो x टेंड्स टू क्या है बच्चों, 0 है, तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अब बच्चे साथ में होते हैं ना इंटरेक्ट करने के लिए, तो थोड़ा बहुत कमेंट बाजी होती है, तो कमेंट में कोई देख लिया कोई चीज। अब ऐसे में क्या होता है, लगातार पढ़ाना ही होता है। बाकी है ना, मैं ऐसा बात नहीं है, एंटरटेनिंग आदमी हूँ, जोक्स वगैरह भी मार लेता हूँ, है ना। कपिल शर्मा के बाद नंबर मेरा ही आने वाला था, लेकिन वो बस गलत टाइम पे शादी हो गई मेरी, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हो गया। मजाक कर रहा हूँ बेटा। तो लेकिन लाइफ में थोड़ा सा इंटरेक्शन है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 है बेटा, तो 0 की तरफ जब टेंड कर रहा है तो इसका मतलब देखो, अब इसका मैं प्रॉपर लिख के बताऊंगा इसका। सबसे पहले मैं इसका LHL लिखूंगा, तो 0/0 है, तो 0/0 तो एल हॉस्पिटल लगा दो, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन करो, नीचे का नीचे करो, बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल वो काम हो सकता है। फिर मॉडुलस x का डिफरेंशिएशन के लिए आपको अलग से चीज को देखना पड़ेगा, मॉडुलस x का अवकलन होता क्या है। तो उसके लिए आप सीधी सी एक बात देखो इधर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, LHL क्या होता है, x 0 पे चेक करना है तो आप लिखोगे 0 - h, लिखोगे x, और h किसकी तरफ टेंड करेगा उसमें, 0 की तरफ, तो लिख दो भाई 0 - h, और नीचे भी लिखोगे 0 - h, और लिमिट किसकी तरफ जा रहा है सर, लिमिट जा रहा है सर 0 की तरफ जा रहा है। अब 0 - h है, 0 - h क्या आएगा सर, -h। पहले है ना ये फंक्शन जो अंदर का काम अपना करेगा उसके बाद लिमिट लगेगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पहले फंक्शन अपना अंदर का काम करेगा फिर उसके बाद लिमिट लगेगी। तो पहले ये फंक्शन का काम क्या है भाई, अंदर क्या है -h, और मॉडुलस क्या बना के भेजेगा इसको, -h बनाना है, -h, और ये नीचे बना हुआ है h, -h, ये भी -h, और h टेंड्स टू 0। तो सर ये मॉडुलस तो इसको ना प्लस का h बना के भेज देगा, प्लस का h बना के भेज देगा, मॉडुलस का काम यही थी आपका। और ये नीचे का नीचे क्या रहने वाला है, माइनस रहने वाला है सर। और लिमिट h टेंड्स टू 0, h/-h, सर ये कट जाएगा, आंसर कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। तो मेरे बालकों आपका LHL तो -1 आया सर, हाँ सर बिल्कुल LHL -1 आया। अब RHL भी चेक करते हैं। RHL के लिए क्या करेंगे सर, RHL करेंगे 0 + h, और जिसमें h किसकी तरफ जा रहा है सर, 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो 0 + h, और नीचे क्या लिखेंगे 0 + h, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है बालकों, h टेंड्स टू 0 की तरफ जा रही है, बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ठीक है। तो जैसे 0 + h लिखूंगा तो ऊपर तो h है, सीधा सीधा नीचे भी h आ जाएगा क्योंकि सब प्लस में ही, कोई पंगा ही नहीं है। तो h टेंड्स टू 0, तो इसको ये कट ही जाएगा, तो लिमिट की जरूरत नहीं पड़ी। तो आंसर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। तो सर LHL तो इसका -1 आया था और RHL इसका 1 आया, RHL इसका 1 आया। तो क्या मेरे बच्चों LHL और RHL बराबर है क्या,
अरे क्या LHL और RHL बराबर है क्या? नहीं है गुरुजी, नहीं है। और अगर LHL और RHL बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है जब जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? इसका आंसर लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पहले बताओ ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आई तो यहां से एक ट्रिक बना देंगे बहुत बेहतरीन वाली। इस बार भी पेपरों में इससे कंसेप्ट पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। क्या कंसेप्ट बनाओगे सर? बताओ हमें भी। पहले बताओ तरीका समझ में आया? पहले तरीका समझ में आना चाहिए, उसके बाद ट्रिक क्या है। अरे जब भी मॉडुलस फंक्शन अपॉन वेरिएबल लिखा हो ना, जब भी मॉडुलस फंक्शन अपॉन वेरिएबल लिखा हो ना, और x टेंड्स टू देखो जीरो हो, जीरो लिमिट में जरूर ध्यान रखिएगा, x टेंड्स टू जीरो हो। मॉडुलस अपॉन वेरिएबल जब भी लिखा हुआ मिले, मॉडुलस अपॉन वेरिएबल, मॉडुलस है वो फंक्शन का मापांक है और नीचे वो वेरिएबल है, मतलब मॉडुलस x है और नीचे वो वेरिएबल x है, ऐसा जब भी लिखा मिले और लिमिट किसकी तरफ जा रही हो? जीरो की तरफ जा रही हो, तो उसका आंसर आप बिना आंख खोले, आंख तो खोल लेना, आंख तो खोल ले रखना है ना, डज नॉट एग्जिस्ट लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा बेटा? डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है। ये सारी बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको क्या करने की है? समझाने के लिए है। आगे से आप सीधा इसका आंसर जब भी ऐसा देखेंगे तो आप इसका आंसर क्या लिखा हुआ देखेंगे? आप बोलेंगे सर इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको बोलने की या बयान करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। मॉडुलस फंक्शन की बात क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हुई कि मॉडुलस फंक्शन इस तरीके से आता है तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो 2 सवाल मैं देता हूं, वो आप मुझे करके बताइएगा। क्लियर है भाई? तो आगे से करना नहीं, आपको समझ में आएगा, लेकिन लिमिट ध्यान रखिएगा जीरो की तरफ जाएगा। मान लो 1 पर चेक कर रहे होते तो भाई बराबर आता है LHL और RHL, मैं ये बता दूं क्यों आता है, ये करके भी देख सकते हैं आप लोग, मैं सही कर बता दिया आपको। ठीक है, तो अगर ये बात अगर क्लियर है भाई तो आगे चलता हूं। अब देखो ये ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना, आप बिना पेन के ना सवालों को करने लगे, एकदम बिना पेन के खत्म करने लगे। अब जैसे मैंने एक सवाल लिया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मॉडुलस साइन x अपॉन x, है ना, और दूसरा में आया हुआ ना, मैं वही सवाल लेता हूं। देखो नेवी में सही के सवाल पूछा गया था, नेवी क्या इस बार भी है ना, एयरफोर्स में भी ये सवाल पूछा गया है, रूट ऑफ 1 माइनस कोस टू एक्स, है ना, और जो इस बार वाला सवाल था ना उसमें नीचे ये 2 भी था, इसके रूट में 2 था, अपॉन x है, अपॉन x है ना। इन दोनों की आंसर आपसे पूछे, इन दोनों के आंसर आपसे पूछे, क्या आंसर होने वाले हैं ना, इस तरीके से। नेवी में जो सवाल आया था उसमें नीचे रूट में 2 नहीं था, इसमें नीचे रूट में क्या भी है सर? 2 भी है और नीचे x लगा हुआ है। तो पहले तो फॉर्मेट देखें सर, साइन 0 0 0 अपॉन 0 0 बाई 0 फॉर्मेट है। ये भी cos 0 कितना होता है? 1 माइनस 0 0 0 अपॉन 0 फॉर्मेट है सर, है। एलोस्पेट लगा दें, एलोस्पेट लगाओगे तो टाइम लगेगा। आपने जो सीखी उस बात को देखो, x टेंड्स टू 0 है, हाँ सर है। सर मॉडुलस फंक्शन ऊपर है, नीचे नॉर्मल वेरिएबल, हाँ है। सर आपने जो बातें बताई थी वो दोनों सही हो रही है कि लिमिट 0 की तरफ जानी चाहिए और मॉडुलस फंक्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर कहां बयानबाजी की जरूरत है? डीएनई लिख दूं, डीएनई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट का अस्तित्व, लिमिट अस्तित्व में, सीमा अस्तित्व में नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। सर मजा आ गया, बात बहुत मजा आ गया, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब इसकी बात करो तो इसके लिए बहुत ध्यान से बात सुनिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। पहले तो बताओ 1 माइनस कोस टू एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 माइनस कोस टू एक्स, ये होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख करके क्या मैं इसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर लिख सकता हूँ क्या? अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मुझे बताओ, हाँ या ना? ये वैल्यू सबको पता होती है, ट्रिग्नोमेट्री 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है ना। अगर ये मैं लिख सकता हूँ तो मैं वो लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? नीचे 2 लिखा हुआ है, और नीचे इसके नीचे x है, इसकी वैल्यू मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स दी, 2 से 2 कट गया, हाँ कट गया सर। ऊपर क्या आया निकल के? ऊपर निकल के आया सर x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ साइन स्क्वायर x और नीचे x। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहां तक तो बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल आ रही है, अच्छे से आ रही है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब देना, इससे आगे बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? वो लिखते हैं रूट साइन स्क्वायर एक्स है तो रूट साइन स्क्वायर एक्स को रूट हटा दो, साइन एक्स बटा एक्स। अरे सर इसका आंसर तो 1 हो गया, साइन एक्स बटा एक्स जब 0 की तरफ जाता है आपने बताया 1 होता है। बस यही अपराध मैं बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, है ना। क्या गलती कर दी? अब वो समझिए, गलती ये कर दी बेटा, एक बात का आइंदा के लिए ध्यान रखिएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? मॉडुलस एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाल को? मॉडुलस एक्स के बराबर होता है, रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉडुलस एक्स। जैसे मॉडुलस एक्स, क्योंकि मॉडुलस एक्स में भी जब मॉडुलस हटाते हैं तो एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, वैसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर में भी जब रूट हटाते हैं तो एक बार प्लस आता है एक बार क्या आता है माइनस आता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं खुलता है। तो यहाँ पर भी जब खोलेंगे, जब इसके पत्ते खोलोगे तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा सर रूट ऑफ मॉडुलस साइन एक्स, है ना, मॉडुलस हो जाएगा ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है सर, एक्स लिखा हुआ है। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है, लिमिट जा रही है एक्स टेंड्स टू 0। और अब तो ये वही बात बन गई सर, आपने पूछा था मॉडुलस अपॉन वेरिएबल, मॉडुलस अपॉन वेरिएबल, और मॉडुलस अपॉन वेरिएबल का आंसर क्या होता है सर, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट अस्तित्व में नहीं है। क्या मजा आया कि नहीं आया। तो अगली बार जैसे रूट दिखेगा आपको पता है ये चीज मॉडुलस बन के बाहर आएगी, और मॉडुलस बन के बाहर आएगी तो इसका आंसर, और नीचे वेरिएबल और लिमिट कहां है, 0 की तरफ, देखते ही आंसर डज नॉट एग्जिस्ट लिख दोगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, एकदम क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा। जो भी बातें लगती है ना वो मुझे आप जरूर बताया करिए, जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजों को, है ना। और आज बेसिक से कल क्वेश्चन से क्वेश्चन और आगे रहेंगे तो और भी मजा आएगा, लेकिन बेसिक बताना जरूरी होता है ना, वो आपको जानना जरूरी होता है। तो जैसे ही अब अगली बार देखेंगे सर हम मॉडुलस अपॉन वेरिएबल हम लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, बट कब, जब वो चीज किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। मिटा दो इसको, एक कंसेप्ट से डिस्कस और कर लेते हैं, फिर आगे की बात बाद में करने वाले हैं ना, ये बात और डिस्कस कर लेते हैं। क्या बात है सर, बता दो ये बस के बारे में भी, ठीक है, छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है अब समझो मेरी बात। एक फंक्शन और आता है जिसके बारे में डिस्कशन बहुत जरूरी है, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू, मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने ये इस तरीके से, ये आज तक ये क्या है, ये है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूं। जैसे मैंने लिख दिया 5.73, तो 5.73 का महत्तम पूर्णांक फलन मतलब ये कहता है कि 5.73 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आया है। तो 5.73 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आया है सर, 5 आया। 5.73 तक तो 5 ही आया, उसके बाद तो 6 हो गया, वो तो बड़ा हो गया सर। हाँ सर, ऐसे मैंने बोला 6.99 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आया सर, 6 आया होगा। 6 से बड़ा इंटीजर तो नहीं आया, 6 के बाद हो गया इस नंबर तक 6 ही आया सर। अगर मैंने पूछा 6.01 तक सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 6 ही आया सर, इससे बड़ा क्या है। अब मैं बोलूं 6.0 तक सबसे बड़ा क्या है, आप बोलोगे 6 ही आया सर। तो उस पॉइंट नंबर तक सबसे बड़ा इंटीजर क्या है वो आपको जानना जरूरी है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर कोई मुझसे पूछ देता -2.73 तक, ध्यान देना -2.73, तो -2.73 तक कई लोग जल्दी बोल देते -2, क्योंकि यहाँ पर 5 देखा तो 5, 6 देखा 6। अरे -2.73 तक आप नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर -3 आया होगा, यहाँ पर -2 आया होगा, यहाँ पर कहीं -2.73 रहा होगा। तो -2.73 -3 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है। तो मैंने बोला यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो यहां तक क्या -2 आ लिया क्या, -2 तो इससे आगे आएगा, -2 तो इससे आगे आएगा। तो इससे पहले जस्ट कौन सा इंटीजर आया है, -3 आया है, तो इसका आंसर -3 होगा अगर माइनस में है तो। अब कई लोग याद रखते हैं सर माइनस में बढ़ा देते, अरे घटिया बात क्यों याद रख रहे हो, कंसेप्ट है सीधा सा। -2.73 तक सबसे बड़ा इंटीजर -3 ही आया है, -2 अभी तक पहुंचा ही नहीं है वहां तक बात आपकी, इसीलिए। ऐसे अगर मैं लिख दिया -5.93, तो सर -5.93 तक सबसे बड़ा इंटीजर -6 ही आया होगा, -5 तक अभी बात पहुंची नहीं होगी, हाँ या ना। उस तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो अब सवाल पे आता हूं, मैं बात को समझाता हूं आप लोगों को, ये बात आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात आप लोग, है ना। ये 12th क्लास में आप लोग करते भी इस तरह का सवाल। अब देखो क्या करते हैं, इसका एलएचए लिखते हैं, पूरा लिखता हूं मैं आपको, बात लिख के बताता हूं। एलएचए लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + h, हाँ सर 5 + h लिखेंगे, और लिमिट क्या किसकी तरफ जाएगी, h टेंड्स टू 0, सॉरी 5 - h लिखेंगे ना, 5 - h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। अब ध्यान देना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि h बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, मान लो 0.000000 लास्ट में तो कहीं 1 लगा होगा ना, हाँ सर लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। अब जैसे मैंने ये लास्ट में 1 लगा दी, तो 5 में से जब इस चीज को मैं घटाऊंगा, 5 में से जब इस चीज को घटाऊंगा, तो जो आंसर आएगा वो 5 तो नहीं रहेगा, वो आंसर 5 तो नहीं रहेगा, वो क्या आ जाएगा सर 4.999। और पहले मैंने बताया लिमिट में क्या होता है, पहले ये अपना काम करता है उसके बाद लिमिट लगती है, पहले इसका जो काम है इस फंक्शन का वो काम करेगा उसके बाद लिमिट लगेगी। हाँ सर ठीक है, तो जब 5.000 घटाएगा तो जो वैल्यू है वो 5 नहीं रहेगी, 5 से मान लो 4.99999 कुछ आगे इस तरीके से आगे, मान लो ऐसे आगे, मान लो क्या आएगी लास्ट में जो 1 लगेगा तो। और जैसे ये आया ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको पकड़ के क्या कर देगा, 4.99 है सर, तो 4.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, अभी अभी पढ़ा सर 4 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे भाई 5 में से जैसे कुछ भी माइनस हुआ, छोटी सी बहुत छोटी वैल्यू भी माइनस हुई तो भी 4.99 आ गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को यही मतलब चाहिए था। जैसे 4.999 आ गया तो इसका मतलब इसका आंसर वो पकड़ के क्या कर देगा 4 कर देगा। तो सर एलएचएल तो 4 आ गया सर। अब आरएचएल देख लेते हैं। आरएचएल क्या आएगा, आरएचएल आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसमें लिखेंगे सर 5 प्लस एच लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे 5 प्लस एच। अब 5 एच क्या एक छोटी सी क्वांटिटी है, एच छोटी सी क्वांटिटी है, एच मान लो 0.0001 वही है, तो इसमें जैसे जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा सर 5.00000001 बनेगा, हाँ सर बनेगा, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, और जैसे 5.0001 बना, 5.0001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा सर 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। तो सर एलएचएल तो कितना आया था 4 आया था, सर आरएचएल कितना आया है सर 5 आया है। तो क्या आरएचएल और एलएचएल बराबर आया है क्या एलएचएल और आरएचएल बराबर आया है क्या, नहीं आया है सर। और अगर एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले बताओ क्यों नहीं करेगा, ये रीजन समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। तो आगे से ये ध्यान रखने वाली बात है कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे, कहां पर इंटीजर्स, इंटीजर मतलब पूर्णांक पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, इसकी लिमिट अस्तित्व में नहीं होती है, नहीं होती है। इसका आंसर देखते ही हम क्या कर देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट हो। क्यों कर देंगे उसका आंसर मैंने बताया, हाँ है ना। तो अगर अगली बार ये लिखा हुआ मिल गया लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लो 7 लिखा हुआ मिल गया और मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैं देखते इसका आंसर क्या लिखूंगा, अरे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपके लिए होमवर्क सोचिएगा, अगर पूर्णांक नहीं होगा, मान लो 7.1 पे चेक कर रहा हूं तो क्या होगा, उसका आंसर आप मुझे देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हो गया तो क्या मेरी बात समझ में आ गई कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है। मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों की लिमिट के बारे में मैंने आपको बातें बताई। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आई होंगी। पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो भी आपको पता होना चाहिए था। तो बेटा आज का जो वीडियो है वो इतना ही रखेंगे। आज कुछ बेसिक कंसेप्ट ज्यादा थे और 0/0 फॉर्मेट हमने शुरू ही किया है, उसमें कुछ बातें आ गई। अब कल 0/0 फॉर्मेट के और सवाल करेंगे, फिर अपन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट के सवाल करेंगे। हर कंसेप्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ ले जाऊंगा। बस आप तो मेरे साथ बने रहिए और जैसा भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिए बेटा। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद बेटा, थैंक यू, कल मिलते हैं।